Hey, welcome back to Alliance IAS Academy. I hope you guys are doing well. Now, this video is presenting by me, Govind Negi Shom. I'm Faculty of Economics at Alliance IAS Academy. If you want more information about it, you can watch it. Let's see कि पिछले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर्स किए. थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने ख़त्म किया. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या बोल के गया था ये हमने देख लिया. इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2011, आईटी पॉलिसी 2012 और टेलीकॉम सेक्टर के जो पॉलिसीज़ लिए गए 2012 के अंदर, ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे. बट ये जो एफडीआई पॉलिसीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर हमने पढ़ लिया था. ठीक है, ओके. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पूरा का पूरा टॉपिक था वो वहाँ पर हमने एफडीआई पॉलिसीज़ पढ़ ली थी. साथ में आपको याद होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पर देख लिए थे. ये तो बात रही कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर हम प्रीवियसली क्या पढ़ चुके हैं. इसके अलावा एमएसएमईज़ के लिए भी हम पढ़ चुके हैं. एमएसएमईज़ के लिए भी हमने देखा कि विलेज इंडस्ट्री किसको बोलेंगे. ठीक है, उस तरीके से ये एमएसएमईज़ को किस तरीके से एमएसएमईज़ उन छोटे छोटे सेक्टर्स को हेल्प करेगा. मुद्रा बैंक जो बनाया गया था प्रीवियसली, वो मुद्रा बैंक के इंटेंशन क्या थे, क्यों उसे बनाया गया था, और मुद्रा बैंक एमएसएमईज़ को किस तरीके से हेल्प करेगा, किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करेगा छोटे छोटे बिजनेसेस को. ठीक है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, हर जगह में ये किस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं. साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर ये भी बात कर चुके हैं कि कॉरपोरेट के अंदर कौन कौन सी रिफॉर्म्स लाए गए थे. राइट, 2020 के अंदर एमएसएमईज़ के अंदर बजट के अंदर क्या बातें करी गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर क्या बातें करी गई बजट 2020 के अंदर, वो भी हम कवर कर चुके हैं. सो कॉर्पोरेट के अंदर हमने देखा कि फैक्ट्री रिफॉर्म्स क्या क्या लेके आए हैं. साथ में कंपनीज एक्ट भी हमने बात करी. फैक्ट्री रिफॉर्म्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे पे वर्कर्स होते हैं, सो वर्कर के वेलफेयर के लिए हमने कौन कौन से स्कीम्स निकाले. सो वेलफेयर के अलावा भी हमने बहुत सारे जैसे फैक्ट्री बिल पास किया. फैक्ट्री बिल के अंदर हमने बात करें कि वर्कर्स जहाँ जिस जिस कंडीशन पे काम कर रहे हैं उस कंडीशन में डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए. सो वो सारे रिफॉर्म्स जो हमने फैक्ट्री बिल के अंदर बात करी, वो सारे रिफॉर्म्स क्या क्या थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया. एज वेल एज हमने जो कंपनी एक्ट के अंदर बात करी थी कि कंपनी एक्ट के अंदर जैसे 1956 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान था कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड करना चाहती है तो वहाँ पर एक पेड अप कैपिटल करके एक साइट था कि पेड अप कैपिटल में आप लोगों को 1 लाख रुपीज़ रिजर्व में रखना है. सेम एज वेल एज कि अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आपने रजिस्टर करना है कंपनी को तो यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ आपको पेड अप कैपिटल यहाँ पर रखना पड़ेगा. ठीक है, सो वो सारे कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, वो सारे रिफॉर्म्स हमने कंपनी एक्ट के अंदर देख लिया था. सो इसी के साथ हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया को मेक इन इंडिया लेके आए हैं. राइट, सो ये मेक इन इंडिया लाने की इतनी ज़रूरत क्यों थी और ये मेक इन इंडिया है क्या और किस तरीके से ये परफॉर्म करने वाली है, इंडियन जीडीपी के अंदर कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी. इसके लिए हमने देखा कि मेक इन इंडिया लाने से पहले मेक इन इंडिया का प्रोसीजर समझो. मेक इन इंडिया का मतलब है कि बाहर से हम बहुत सारी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड द इंडिया, और इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के साथ मिलेगी और इंडिया के अंदर इंडिया के लिए प्रोडक्शन करके देंगी वो कंपनीज़. राइट, सो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपने देश का जीडीपी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. राइट, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है. हमने बात करी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अंदर लगभग 50% ऐसे वर्कर्स काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. बट उसमें से अगर आउटपुट देखा जाए तो जीडीपी के अंदर कुछ 17 to 18% का कंट्रीब्यूशन होता है. बट इसका मतलब क्या है, इसका क्लियर कट मतलब है वहाँ के जो भी एम्प्लॉयर है वो डिसगाइडेड एम्प्लॉयज़ है. सो डिसगाइडेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैं वो सब कुछ बता चुका हूँ. सो उनको अगर हमको सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में मूव करवाना है तो उसके लिए देखो खेती करना तो ठीक है, बट खेती करने के अलावा अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जाना है या फिर आपको सर्विस सेक्टर पे जाना है तो वहाँ पर आप लोगों को स्किल की ज़रूरत है. दैट मीन्स कि हमारे को स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है. तो यहाँ पर हमने मेक इन इंडिया से पहले स्टडी किया स्किल इंडिया. तो स्किल इंडिया क्या था, यहाँ पर भी हमने बात करी कि नेशनल लेवल पर स्किल इंडिया मिशन चलाया जाएगा, और स्किल इंडिया मिशन के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जाएगी. उसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाया जाएगा. फिर माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्कीम चलाई जाएगी जिसके अंदर हम इनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, और साथ में ये हेल्प करेगी कि
एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर टर्शियरी सेक्टर में कहीं पर डाल सकते हैं, उसके वजह से हमारा जीडीपी और बूस्ट हो सकता है। किस तरीके से बूस्ट होगा उसको आने वाले लेक्चर्स में हम और देखेंगे। एज वेल एज हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ कंपनी किस तरीके से काम करती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 1% कंपनीज होती है जिसमें एक पार्टिसिपेंट होता है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है जहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट, 2 से बढ़ के जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 200 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अगर आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रजिस्टर कर रहे हो तो उसका मतलब है आपके पास मिनिमम 7 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और बाकी जो मैक्सिमम है वो अनलिमिटेड है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना आईपीओ लॉन्च कर रहे हो। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कितना लॉन्च कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने मेंबर रहने वाले हैं, कितने पार्टिसिपेंट रहने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट याद रखना है, पब्लिक सेक्टर के फर्दर 2 टाइप्स हो सकते हैं। उसमें से पहला है लिस्टेड कंपनीज और दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी। तो सेमली हम लिस्टेड कंपनी उन कंपनीज को बोलेंगे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएंगी। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको वहाँ उनको अनलिस्टेड कंपनीज हम बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखना कि एक केस स्टडी हमने कंप्लीट करी है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, सहारा स्कैम। ठीक है, तो सहारा स्कैम के अंदर उन्होंने ऐसा बोला था कि हम सेबी के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते ही नहीं है बिकॉज हम तो लिस्टेड कंपनी है ही नहीं, क्योंकि सेबी सिर्फ उन्हीं को ही गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है जो लिस्टेड कंपनी है, राइट। इस करके वो लोग इससे बच के बाहर निकलना चाह रहे थे, राइट। सो वो सारा केस स्टडी हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है। एज ओवर हम बात करें तो हमने ये सारे पॉइंट्स अब तक कवर कर दिए हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सो अभी भी हम वहाँ से आगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लास्ट पीस में पहुँचे हैं और ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर्स के अंदर शायद हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ख़त्म भी कर देंगे, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया हमने ख़त्म कर दिया बिकॉज मेक इन इंडिया को समझने के लिए स्किल इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज मेक इन इंडिया का अगर मैं रूट बताऊं वो स्किल इंडिया है। अगर स्किल इंडिया अगर सक्सेसफुल हुआ तो मेक इन इंडिया ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा। बट अभी तो काफ़ी साल हो गए मेक इन इंडिया को आए हुए, तो फाइनल रिपोर्ट में भी हम देखेंगे कि हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या ये सक्सेसफुल है या फिर ये एवरेज है या फिर फेलियर, हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बोलेंगे। ठीक है, सो मेक इन इंडिया को स्टडी करने के लिए इन 3 पैरामीटर के ऊपर कि मेक इन इंडिया को लाने की ज़रूरत क्या थी, अगर लाया गया तो किस तरीके के पैरामीटर्स रखे गए और कैसे उसको लाया गया, और तीसरा उसके लिए जो पॉलिसी इंटरवेंशन है वो क्या क्या थी और पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई गई थी, किस पॉलिसीज़ के अंदर वो मेक इन इंडिया को इंडिया के अंदर हम लेके आए थे। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई मेक इन इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर ये मेक इन इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है स्किल इंडिया को लेके, सेम आपने सारे के सारे पॉइंट रिसाइकल करने हैं और यहाँ पर पुट आउट करने हैं। ठीक है, सो आपको ये 2 स्लाइड्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मेक इन इंडिया की ज़रूरत क्यों है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखो यार, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो वो रफली 19% है। ठीक है, सेम एज वेल अगर आप यहाँ पर देखोगे एम्प्लॉयज़ कितना ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना लेता है, तो 49% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो एग्रीकल्चर के अंदर लगी है। अगर मैं आपको बोलूँ सारे घर परिवार अगर मिल के काम कर रहे हो फिर भी प्रोडक्शन 100 ही रुपये निकल रहा है, अगर एक ही मेंबर आपके परिवार का वहाँ पर काम कर रहा है फिर भी प्रोडक्शन 100 रुपये निकल रहा है, तो बाकी के फैमिली मेंबर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ऐसे फैमिली मेंबर जिसके वजह से कोई भी इम्पैक्ट आपके जीडीपी या फिर आपके इनकम में नहीं पड़ रहा है, ऐसे को बोलते हैं डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो उनको हटाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर देख लो 18% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, बट 49% पॉपुलेशन डिमांड करती है। अगर इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखोगे वहाँ पर 32% ऑलमोस्ट जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन रखती है, और वैसे ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 20% का स्टेक ये भी कवर करती है। ठीक है, सो ये तो थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन हमको लगता है। बट यहाँ पर देखो जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का, लगभग 50% जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर वो सर्विस सेक्टर से आता है, राइट। और वहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं वो है 20%। अब आप समझ के देखो
ऊपर से जितने भी डिसगाइडेड एम्प्लॉयज़ है, अगर उसको लाके अगर हमने एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चर में डाल दिया, तो सोचो ये दोनों ही कितने ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो यहाँ से लाके हमारे को जो डिसगाइडेड वर्कर्स है उनको हमको या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना है या तो सर्विस सेक्टर में डालना है। क्वेश्चन उठता है कि अब तक हमने ऐसा किया क्यों नहीं। ये बहुत एग्जाम्पल नहीं है, बहुत ईजी नहीं है। यूसी की किसी को उठा के एग्रीकल्चर से लाके मैन्युफैक्चर में डाल दो या फिर सर्विस सेक्टर में डाल दो और वो परफॉर्म करने लग जाए, नहीं। आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर जो भी वर्कर्स होंगे वो स्किल्ड रिक्वायर्ड होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने गैती बिल्चा उठा दिया और वहाँ पर काम करना शुरू कर गए, नहीं। आप लोगों के पास स्किल होने चाहिए, आपको मशीनरी चलाने आनी चाहिए, आपको ड्राइवरिंग आनी चाहिए। वैसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर आपने MBA करा रहना चाहिए। आप लोगों को मार्केटिंग का, रिटेलिंग का, परचेजिंग का, सेलिंग का, हर किसी के ना किसी चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सर्विस सेक्टर में जाके कुछ काम कर सकते हो। कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कुछ भी नॉलेज अगर आपको है तब जाके आप सर्विस सेक्टर में परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है मेक इन इंडिया को बूम करना है, तो सबसे पहले ये डिसगाइडेड जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में पुट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और ज़्यादा देगा, 32 से जाके 34, 35 और वैसे ही जाके 49% की जगह फिर और 18% तो वो रहेगा। तो यहाँ पर जो मैन फोर्स है वो यहाँ पर सप्लाई कर जाएगी और इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का बढ़िया होगा, राइट। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादातर लोग स्किल्ड होंगे, उन लोगों की सैलरी मिलेगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत स्मूथ होगा, राइट। उस बेसिस पे हमारे को यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर हमने बात किए थे सेकंड स्लाइड के अंदर कि ये स्किलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया के अंदर देखा जाए तो लगभग हर ईयर के अंदर लगभग 10 से लेकर 16% ऐसे लोग हैं जो स्किल लेते हैं, राइट। जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं इंडिया के अंदर 10 से 12 से 16%, राइट। वैसे ही चाइना के अंदर देखोगे तो हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 50% ऐसे स्किल्ड वर्कर निकलते हैं। सो आप यहाँ पर देखो, अगर हमको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूम करना है तो कंपनीज कैसे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर स्किल वर्कर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका हमको हमेशा डाउट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमारे को हटाने होंगे, राइट। आप समझ के देखो कि इंडिया जो भी कंपनी, अगर आप मान लो कि कोई USA से कंपनी हो और आप चाहते हो कि मुझे एशियन रीजन में कहीं पर जाके इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ पर प्रोडक्शन करनी है, तो आप कौन से कंट्री को चुनोगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये रेशियो देख के तो ऐसा लगता है कि ये लोग चाइना की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है। स्किल प्रोवाइड करने की वजह से वो कंपनीज़ को, ऐसे फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आप लोगों को होमवर्क मैंने पिछले क्लासेस में दिया था कि ऐसे कैसे कंपनीज़ को पता चल जाता है कि इंडिया के अंदर ये 10% का स्किल्ड एम्प्लॉय हमारे को मिलेगा और चाइना के अंदर 50% स्किल्ड एम्प्लॉय मिलेगा, तो हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर था बहुत सिंपल है कि इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, वर्ल्ड वाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ठीक है, इस तरीके के फिच है, राइट। तो ये सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ये वर्ल्ड वाइड काम करती है। सेम इंडिया की भी अपनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे इक्रा है, ओनिक्रा है, ठीक है। इस टाइप के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर भी काम कर रही है। तो ये सारे रेटिंग्स बनाते रहते हैं। अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो इस प्रकार की कंपनीज के साथ डील करता है और वो देखता है कि इन्होंने किस तरीके से उनको रेटिंग दे के रखी है, राइट। उस रेटिंग को जज करके वो इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में एंटर करती है। तो इसलिए आपको अब आई एम श्योर कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि मेक इन इंडिया के अंदर ये स्किल इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एडिशनल पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, देखो इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद, इंडिया जब अपने पैरों पे खड़ा हुआ, इंडिया खाने रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा सा ऊपर उठा और
सबके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े हो गए, तो उसके बाद इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से भी देखना शुरू करोगे तो इंडिया का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। विद द टाइम बिग इंडिया परफॉर्म करता गया और उसके वेरियस सेक्टर्स के ऊपर उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ा। हमने देखा कि 80s और 90s के टाइम पे कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा और इंडिया एकदम से डायरेक्टली जंप करा सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर इंडिया को इतना ज़्यादा भाई कि इंडिया सर्विस सेक्टर में आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, राइट। बट यहाँ पर आप बैड लक कहो इस सेक्टर का या फिर कुछ भी कहो, बीच में ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाए, राइट। सो एग्रीकल्चर से जब हम घूम के सीधा सर्विस सेक्टर को हमने प्रमोट करा तो बीच में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो थोड़ा अंडररेटेड यहाँ पर रह गया। एक्सक्यूज मी, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इंडिया पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बट डायरेक्टली हमने 80s टू 90s के सेक्टर में देख रहा कि हम एकदम से सर्विस सेक्टर में बदलना शुरू हो गए और आज के टाइम पे तो हम जिस पोजीशन पे है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे पास रह गई। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो आज के टाइम पे भी मैंने पीछे चार्ट में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से लमसम है, वहाँ पर भी हम बहुत सारे डेवलपमेंट ला सकते थे, बट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे को समझ में आने लगी जैसे चाइना का डेवलपमेंट एकदम से बढ़ने लगा, जापान का डेवलपमेंट एकदम से बढ़ने लगा। वैसे बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है। आप देखो जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल तो ऑफकोर्स यहाँ पर चाइना ही आता है। चाइना और इंडिया आज़ादी के टाइम पे चाइना और इंडिया लगभग एक ही स्लैब के अंदर खड़े थे, राइट। बट चाइना का जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया था। आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर चाइना इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन के बाहर निकला है कि वो एशियन कॉन्टिनेंटल को नहीं बल्कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन कॉन्टिनेंटल, लगभग सारे जगह पर इनके जो एक्सपोर्टिंग यहाँ पर होती है। सो ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन चुका है, राइट। इंडिया को भी ये समझ में आया कि आज के टाइम पे अगर मैं वर्ल्ड में थोड़ा सा भी आपको डोमिनेंस चाहिए तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, आपका खुद का प्रोडक्शन वो बहुत ज़रूरी है आपके कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब इंडिया ने बहुत सारे मेजरमेंट लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया इंडिया को ये समझ में आने लगा कि ईज़ ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो टैक्सेस हम लेवाई करते हैं कंपनीज़ के ऊपर, बहुत सारे टैक्सेस है, इनको हटाना पड़ेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस कम करना पड़ेगा। सो मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया। तो मेक इन इंडिया एक ऐसा बहुत बड़ा और बहुत प्यारा स्टेप है। अगर इंडिया इसमें सक्सेस हो जाता है, जो कि अभी तक भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल एवरेजली ये आगे बढ़ पा रहा है, राइट। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण यहाँ पर स्किल्ड वर्कर भी है, ठीक है। तो आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारी बातें यहाँ पर करी गई। सो अभी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। इसका क्लियर कारण है कि इंडिया 3D सेंस लैब्स है, ठीक है। अगर 3D स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या आती है, सबसे पहला डेमोक्रेसी के अंदर आप आज़ादी से सारा बिजनेस कर सकते हो। आप लोगों को बूस्ट किया जाता है, फिर इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सारी चीज़ आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, ठीक है। इसके वजह से पैदा होती है डेमोक्रेटिक डिविडेंड। इंडिया की लगभग 96 टू 99% जितनी भी पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर लैब्स है, ठीक है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पैदा हो जाती है इंडिया के अंदर, वो है डिमांड ऑफ ह्यूज क्वांटिटी। सो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, लगभग 1.30 करोड़ लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो इतने लोगों का डिमांड, तो बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर होता है। तो आप ही सोचो, इनको फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोडक्शन अगर चाइना से ना मंगवाया जाए, अमेरिका से ना मंगवाया जाए, खैर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इधर उधर तो कुछ चीज़ें करते ही रहते हैं, बट ज़्यादातर जो
इंडिया के अंदर प्रोडक्ट का डोमिनेंस हो, वो इंडियन प्रोडक्ट का डोमिनेंस हो, तब हमारे देश कहाँ पर खड़ा होगा, राइट। सो यहाँ पर अगर इंडिया के यूथ ही, इंडिया के लगभग जितनी पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 50% ये डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो इंडिया एकदम ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये तो थे कुछ एडिशनल पॉइंट्स। सो यहाँ पर क्यों आया, ये तो हम समझ गए कि क्यों मेक इन इंडिया को लाने की ज़रूरत थी और किस तरीके से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो आज के टाइम पे जहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो वाई तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हाउ, किस तरीके से मेक इन इंडिया को इंडिया के अंदर प्रमोट किया गया, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी पॉलिसीज़ क्या क्या यहाँ पर रखी गई थी। सो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को जब इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, इसके 5 पिलर्स बताए गए, ठीक है। ये 5 पिलर्स के स्ट्रेटेजी के अंदर आया, और ये स्ट्रेटेजी को किस तरीके से फुलफिल करेंगे और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये जो 5 स्टेप है उसमें से सबसे पहला स्टेप है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। इसको समझाने के लिए आई एम श्योर कि आपने एक पिक्चर ज़रूर देखी होगी, शिवाजी द बॉस। ये एक साउथ इंडियन मूवी है, रजनीकांत इसमें एक्टर है। अगर ये मूवी देखी होगी तो आपको क्लियर होगा कि वो अमेरिकन रिटर्न होते हैं, राइट। सो वो जब इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के गरीबों को देख के या फिर वहाँ पर किसी भी वजह से वो भावुक हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया के अंदर मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जो फ्री में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। जब ऑलमोस्ट उनका हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है और उनको बताता है कि नहीं, आप यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको कुछ क्लियरेंस लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। जब वो क्लियरेंस लेने के लिए जाते हैं तो ए से बी सेक्टर, बी से सी सेक्टर, सी से डी से ए, फिर ए से बी, इस तरीके से हर किसी ऑफिसर के चक्कर लगाए जाते हैं। वो ऑफिसर उनके पीए से मिलने के लिए बोलता है, पीए फिर एक बोतल शराब की डिमांड करता है, साथ में कुछ पैसों की डिमांड करता है, राइट। इस तरीके से आप देखोगे कि जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिया के अंदर है, राइट। सो सेम इस प्रोसेस को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये प्रोसेस करता रहे तो सेम उसी पिक्चर की तरह ब्राइब खिलाना पड़ेगा, ब्राइब खिला के अपना काम करना पड़ेगा। अब देखो ठीक है, ऐसे लोग तो ठीक है जो फ्री में करना चाहते हैं तो वो तो अलग है। अगर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ये कुछ कर रहा है तो आप सोचो कि मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, तो मैं अगर किसी को ब्राइब खिलाऊंगा तो वो ब्राइब किससे रिकवर करूंगा? ऐसे लोगों से रिकवर करूंगा जो वहाँ पर आएंगे। इसीलिए हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में स्कैम्स होते हुए देखे, बहुत अदर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये एक प्रकार के मतलब बिजनेस हॉटस्पॉट ही बन के रह गए हैं, राइट। सो इसको हटाने के लिए हमारे को ये प्रोसेस को सिंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मेजरमेंट जो लिए गए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आईपीआर। आप देखो कि जो आईपीआर प्रोटेक्शन है, इसके लिए तो हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर पहले भी बनाया है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो निकाला गया था, आप पिछले लेक्चर से उसको रिलेट कर सकते हो। कंट्री जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जो इंडिया के अंदर भी आके काम करना चाहेगी, बट वापस से इंडिया के अंदर आके काम करेगी। वहाँ पर आईपीआर रजिस्ट्रेशन का इतना झंझट है, लोग 2-2 साल लग जाते हैं आईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए वो जो डिजिटल पोर्टल लेके आए थे, वो एक मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल पोर्टल आएगा जिसके अंदर आईपीआर का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो सेम हम आगे भी पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स, और क्या एडिशनल पॉइंट्स है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेम इसके अलावा 30 ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर फोकस दिया जाएगा, और साथ यहाँ पर जो लेटेस्ट था वो है कॉर्पोरेट जो टैक्स था, उस कॉर्पोरेट टैक्स को मिड 2019 के बीच में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया कि ये कॉर्पोरेट टैक्सेस को वो कम कर रहे हैं। इसके लिए भी लॉजिक आप समझो। देखो, चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उसके वजह से जो चाइना के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो कंपनीज एशिया कॉन्टिनेंटल में प्रोडक्शन तो करना चाहती थी, बट चाइना के अंदर इतने सैंक्शन लग रहे थे तो वो कंपनीज उठ के कहाँ पर आती, राइट। तो यहाँ पर इंडिया को ये लगा था कि नहीं, अगला जो डेस्टिनेशन स्पोर्ट बचता हूँ वो तो मैं ही बचता हूँ, बट हमने देखा कि इंडिया के अंदर इतने सारे इश्यूज होने के वजह से वो वियतनाम में जाके एस्टेब्लिश होने लगे, वैसे ही मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ पर एस्टेब्लिश होने लगे, राइट। इसको देख के इंडिया ने बहुत जल्दी लेसन लर्न किया और उनको समझ में आया कि नहीं, हमारे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, और सिंपली आईपीआर प्रोटेक्शन और ये भी प्रोसेस सिंपल करके उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को और भी कम कर दिया। जब
कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तब हमने देखा कि थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स था वो निफ्टी और सेंसेक्स का वो 2000 बेसिस पॉइंट से एकदम से उड़ गई थी रातों रात, राइट। सो वो पॉजिटिविटी हमारे को दिखाई दी। तो ये सारे मेजरमेंट्स और लेने की ज़रूरत है। सेम मेजरमेंट्स क्या क्या लिए गए वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर बात करी गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे और इसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से जितने भी मेक इन इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए। हाँ, इसको डिटेलली तो हम स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी नए सेक्टर्स हम ओपन करेंगे और उस सेक्टर्स के अंदर जितना भी हो सके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश करेंगे। और आगे के ये जो जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़े, यहाँ पर हम रिलैक्सेशन देना शुरू करेंगे, जिस वजह से एफडीआई इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू होगा। बट 2020 के आते आते तक हमने देखा कि हमने टैक्सेस कम कर दिए, ये सारी चीज़ों में हम रिफॉर्म्स लेके आए, बट एफडीआई हमारा बढ़ ही नहीं रहा था, राइट। बट 2020 के अंदर तो हमने देखा कि पैंडेमिक आ गया, समथिंग कॉल्ड कोरोना वायरस, और उस वजह से तो सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। अब से फिर से हमारे को अपनी इकोनॉमी को जीरो से स्टैंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमी लगभग 5 से लेकर 7 साल पीछे तो डेफिनेटली ही जाएगी। हो सकता है इससे ज़्यादा ही पीछे चले जाए, ठीक है। बट देखेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए जाएंगे और किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। ओके, मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो था सिंप्लीफाई प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। ये इंस्पेक्टर और ये इस तरीके के मतलब डॉक्यूमेंट पास करने वाले ये सारे मेजरमेंट हटा देने चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं चैलेंजेस क्या है। तो इससे पहले चैलेंजेस को देखें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी रिफॉर्म जो हमने पीछे बात करी वो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये अपने अंदर एक इंडेक्स निकालती है जिसको बोला जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। सो इस इंडेक्स के अंदर इंडिया का पोजीशन 72 है, तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं दोस्तों, राइट। तो इसको इंप्रेसिव करने के लिए तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बूम होना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बूम कब होगी? अगर ये बूम हो रही है तो यहाँ पर समझ लो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर हमारा पोजीशन और ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है, ठीक है। अगर ये एवरेज है, इसके ऊपर आप एक तर्क रख सकते हो कि हमारे जितने भी हमने रिफॉर्म्स लेने के लिए बात करे थे वो ढंग से रिफॉर्म्स लिए नहीं जा रहे हैं। तो इसका असर आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर हम 71 और 2020 के अंदर, मतलब ये जो 2019 है ये 2018 का होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो 71 और 2020 के अंदर जो 2019 का बताएगा तो वो 72 पोजीशन पे हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। सेम साइमल्टेनियसली वर्ल्ड बैंक भी अपने आप में एक इंडेक्स निकालता है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, राइट। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक के अंदर इंडिया 67, हाँ हम बोल सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले तो हम लगभग 13-14 पॉइंट ऊपर उठे हैं, विच इज 63। बट यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये भी कोई बहुत आइडियल पोजीशन इंडिया के लिए है नहीं, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी को ज़रूरत है और रिफॉर्म्स लेने की ताकि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को अच्छे से बूस्ट कर पाए और इंडिया के अंदर बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट कर पाए। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 2014-15 के टाइम पे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 के टाइम पे, जब उन्होंने एकदम से रिफॉर्म लेना शुरू किया, उन्होंने टारगेट रखा था कि 2017 के आते आते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंडेक्स के अंदर लगभग 5th पोजीशन या फिर इससे कम पोजीशन पे, इससे कम रैंक के अंदर होंगे, राइट। 49-45 ऑलमोस्ट इतना जो इन्होंने रखा था अप टू 50th रैंक तक तो हम रहेंगे। बट आप देखो कि मतलब हम लगभग 3 से 4 साल पीछे खिसक गए हैं, राइट। सो 3 से 4 साल पीछे खिसकना मतलब अभी 2020 चल पड़ा और 2020 के अंदर भी हम अभी भी 63 पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए हमारे को और रिफॉर्म्स अभी लेने चाहिए। जितने भी हमको रिफॉर्म्स लेने हैं वो पॉजिटिवली लेने पड़ेंगे, वो सब कुछ हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया के अंदर जो भी सिंप्लीफाई प्रोसीजर है वो क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस कौन से सेक्टर्स के लिए लिया जाता है, ठीक है। कौन से सेक्टर में आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही आप प्रोडक्शन कर। अच्छा रहने दो, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है
कि मैंने आपको जब ये पिछले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया 3 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन रिजर्व होता है, ठीक है। वो कौन से 3 सेक्टर है जहाँ पर प्रोडक्शन रिजर्व होता है पीएसयूज़ के लिए? वहाँ पर सिर्फ पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ही प्रोडक्शन कर सकती है। आप चाहे लाइसेंस लो मत लो, लाइसेंस वैसे ही आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप वहाँ पर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं, राइट। आप कहीं पर लाइसेंस को लेकर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो तो है ये चीज़, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसे कौन से सेक्टर है जहाँ पर पीएसयू ही प्रोडक्शन कर सकती है, जिसको हम रिजर्व सेक्टर बोलते हैं। सो ये तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस पहले जो 1 साल के लिए मिलता था, इसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। तो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है, ताकि ज़्यादा झंझट किसी भी कंपनीज़ को यहाँ पर ना लगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर हम लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस लेने के बाद हम वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, जैसे इंडिया के अंदर हम अंग्रेज़ी दारू बोलते हैं, राइट। सो इसका प्रोडक्शन करना है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, अगर इसका प्रोडक्शन करना है तो भी आप लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेम डिफेंस या फिर एरोनॉटिक्स का अगर आपको इक्विपमेंट बनाने हैं और ये गन्स वगैरह आपने प्रोड्यूस करने हैं तो इसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव, ठीक है, जो भी एक्सक्लूसिव अब आरडीएक्स या फिर ब्लास्टिंग वायर्स या फिर ब्लास्टिंग छोटे से जो बनाते रहे, राइट, वो सारी चीज़ अगर आपने प्रोड्यूस करने हैं तो वहाँ पर भी आपको ये लाइसेंस चाहिए। एज वेल एज ये जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोड्यूस करो, ठीक है, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप ये प्रोडक्शन कर सकते हो। ये सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिए। यहाँ पर हैजार्डस केमिकल के लिए मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी का, राइट, किस तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का किस तरीके से रिसाव हुआ और कितने लोग वहाँ पर मारे गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यहाँ पर यूपीएससी कई क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा सेक्टर है जो लाइसेंस, जहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस के रिक्वायरमेंट रहता है। हो सकता है कि वहाँ पर ये जो 3 रिजर्व है उसमें से भी ऐड कर देगा, राइट, क्वेश्चन बनाएगा। इससे पहले स्लाइड में हमने देखा कि इंडेक्स वर्ल्ड बैंक भी देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी देती है, तो उस तरीके से कौन सा इंडेक्स, कौन सा फॉरम, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करता है, तो वहाँ से भी यूपीएससी आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेम इसी के लिए हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर हमने और भी, जैसे न्यू फैक्ट्री बिल पास हुआ था, न्यू फैक्ट्री बिल के अंदर हमने श्रम सुविधा पोर्टल अनाउंस किया था। श्रम सुविधा पोर्टल के अंदर हमने ये बात करी थी कि जो भी वर्कर, जो भी श्रमिक आपके कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी सुविधा वहाँ पर होना चाहिए। हमने बात किया था कि पानी का वहाँ पर टंकी होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए, रेस्ट करने के लिए रूम होना चाहिए, 500 से ज़्यादा वर्कर है तो लंच करने के लिए वहाँ पर रूम होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। वो सारी बातें हमने बात करी थी। वो सारी चीज़ें हमने न्यू फैक्ट्री बिल्स के पीछे पिछले लेक्चर में ही एक डेडिकेटेड वीडियोस है, वहाँ पर हमने बात कर लिया है। साथ में ये सेल्फ कंप्लाइंस भी होगा, मतलब ये जो श्रमिकों के लिए जो सुविधा आप लोग बात कर रहे हो, जो सुविधा हमने बात करी, अगर वो सुविधा आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल आएगा और आपका वहाँ पर चेकिंग वगैरह करेगा, नहीं, ये आप लोगों के ऊपर ही है। आप लोगों ने उनके साइट में जाके ये बताना है कि यस, हमने ये सारे रिक्वायरमेंट पूरे कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप झूठे में ही वहाँ पर जाके ये रिकॉर्ड लिख लोगे कि नहीं, हमने ये श्रमिकों को ये सारा कुछ दे दिया। पर हो सकता है कि कुछ सालों के बीच में कोई भी ऑफिशियल आपके पास आ के ऑडिटिंग कर ले, राइट, ऑडिटिंग होगा, बट आप जैसे बोलोगे कि नहीं हमने ये सारे सुविधा दे दिए, उसी वक्त आके कोई भी ऑफिशियल आपको चेकिंग करने वाला वहाँ पर है नहीं। यहाँ पे ये सारा का सेल्फ कंप्लाइंस है, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी बात करी कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या था। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने बात करा था कि ये जो इनपुट क्रेडिट करके कुछ पैसा आपको पब्लिक सेक्टर को बचाना पड़ता है, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ पैसा बचाना पड़ता है। पर 2013 के अंदर ये वाले पॉइंट को हटा दिया गया। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा कि अब तो एरा गेरा कोई भी बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर कर देगा, अगर वो बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग हुआ नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाया,
गया तो अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अंदर ये होगा कि इंडिया के अंदर लगभग 50% बिजनेस बनी तो बनी पर ख़त्म भी हो गई। तो ये गलत तरीके से भी हम अपने आप को हमारे को प्रेजेंट कर सकता है। वो सारी बातें हमने कंपनीज एक्ट के अंदर देखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कंपनी टाइप्स कैसे होता है, 1% होता है, प्राइवेट होता है, देन पब्लिक के तरीके से आप IPO इशू कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक को देखा जाए तो दो तरीके से हो सकते हैं, पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड, राइट। वो सारी चीज़ें हमने कंपनी एक्ट के अंदर देख ली थी। यहाँ पर जो नेक्स्ट रिफॉर्म लिया गया था वो लिया था ई बिजनेस पोर्टल। ई बिजनेस पोर्टल क्यों लिया गया? देखो, इससे पहले मैंने आपको भी बात करी कि आपको बिजनेस रजिस्टर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। सो बिजनेस रजिस्टर करेंगे, IPR रजिस्टर करोगे, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर ई बिजनेस पोर्टल आप लोगों के लिए यहाँ पर खोला गया। सो इसमें क्या है कि आपने ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और हो सकती है। देखिए, मान लें कि आप पहली बार इस पोर्टल के अंदर जा रहे हो, इसका इंटरफेस पता नहीं किस तरीके से होगा। हो सकता है कि आपके लिए बहुत फैमिलियर इंटरफेस ना हो, आपसे कुछ गलतियां हो जाए, तो आगे ऑफिशियल इसका फायदा उठा के नहीं यहाँ पर तो ये गलत है, आपका फॉर्म मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ये सारी चीज़ वो सारी चीज़ करने लग पड़ेगा, तो आपके प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक स्पेशल टीम बनाई गई जो कि ऐसे लोगों को गाइड करेगी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे। मान लो कि कोई भी इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होगा, उसको गाइड करेगी ये स्पेशल टीम, बताएगी कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर है, और इस तरीके से वो, ताकि यहाँ पर कोई भी गलती के चांसेस यहाँ पर ना रहे। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। साथ ही साथ हमने बात किया था कि ये टैक्स क्लियरिटी करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके हमने कौन कौन से रेफरेंस यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी हमने बात करे थे उसके ये प्रीवियस टॉपिक जो फिस्कल पॉलिसी करके मैं पहले टॉपिक आपको ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। सेम ऐसा ही एक और टॉपिक मैंने इसके बाद वाले क्लास में कंप्लीट किया था जब फिस्कल पॉलिसी मैंने खत्म किया था, वो था डेट एंड डेफिसिट। सो डेट एंड डेफिसिट और फिस्कल पॉलिसी दोनों चैप्टर के जो नोट्स है एक बार और देखना, जो सारे के सारे पॉइंट्स है और उसके अंदर जितने भी रिफॉर्म्स मैं आपको बताए थे वो सारे के सारे रिफॉर्म्स को आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी रिफॉर्म्स लिए गए हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखो कि एक ये, ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज करके मैंने आपको यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट करवाया था ऑफलाइन क्लासेस में। सेम डेट एंड डेफिसिट करके भी ये लेक्चर मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ, राइट। आपने यहाँ से देखना है और एक बार नोट्स कंप्लीट कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको हमको स्टडी करना है, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को हम अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इंटर रिलेट भी कर सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड किस तरीके से इंडिया में रिलेट करेगा, राइट। तो यहाँ तक हम बैंकिंग पढ़ चुके हैं और फिस्कल पॉलिसीज़ पढ़ चुके हैं, राइट। और इंटरनेशनल के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट हम ख़त्म करने वाले कुछ टॉपिक के अंदर। फिर सर्विस सेक्टर भी हम देखेंगे और किस तरीके से ये रिफॉर्म्स कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है वहाँ पर भी हम देख लेंगे और साथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। सो मेक इन इंडिया की 5 पिलर की स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो फर्स्ट पिलर था कि प्रोसेस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, वो प्रोसेस हमने देख लिया कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारे मेजरमेंट्स हम यहाँ पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट IPR देखेंगे, IPR किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बताया है कि 3 रिजर्व सेक्टर कौन कौन से थे, वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। So till then, bye bye, God bless you all.